याचिका करते हैं एसआईआर मामले में। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आप मुझे सुन पा रहे हैं? योगेंद्र जी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया एसआईआर को लेकर, आपका पहला रिएक्शन यही था कि वोट कौन देगा अब ये बीजेपी तय करेगी। ये ऐसा ऐसा क्यों लगा आपको? ऐसा इसलिए लगा कि दरअसल कल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो बहुत दूरगामी फैसला है, उसका परिणाम ये होगा। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई लिख दिया है कि भाई बीजेपी फैसला करेगी, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले से चुनाव आयोग को बिल्कुल छुट्टा छोड़ दिया है। चुनाव जो कहते हैं ना, खाता ना बही, जो चुनाव आयोग कहे वो सही। कल का जजमेंट कुछ इस तरह का है। अब देखिए, चुनाव आयोग तय करेगा कि किसे वोटर बनाना है, किसे वोटर नहीं बनाना है, और सरकार तय करेगी किसे चुनाव आयोग में रखना है या नहीं, और सरकार चलाएगी बीजेपी। जिसका मतलब है बीजेपी जिस समुदाय को, जिस ग्रुप को चाहेगी कि भाई इसको वोटर लिस्ट से तो बाहर ही रखें तो फायदा होगा, तो अब बीजेपी हेडक्वार्टर से सरकार के पास जाएगी। सरकार का कोई ना कोई नुमाइंदा, आज ये बैठे हैं, कल को कोई दूसरा सीईसी होगा, क्योंकि सरकार का पूरी तरह से कब्जा है सुप्रीम ये इलेक्शन कमीशन पे, वो होगा। और इलेक्शन कमीशन वो कहेगा, और ये बात मैं हवाई नहीं कह रहा हूं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तय किया कि भाई यहां मुसलमान ज्यादा हैं, अगर इनकी संख्या कुछ कट जाए तो कितना फायदा हो जाएगा, और उन्होंने अंतिम मौके पे 27 लाख नाम कटवा लिए, जिसमें से कम 15 लाख मुसलमान थे, जो कि आबादी के हिसाब से नहीं थे। आबादी के अंदर सिर्फ 27% है, और आखिरी दौर में 64% मुसलमान थे जिनके नाम कटे। अब बंगाल में मुसलमान हो सकते हैं, हो सकता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ से ऐसी इच्छा हो जाए कि भाई फलां जाति के नाम कह लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कह लीजिए यादव, जरा यादवों के नाम कट जाए तो कितना अच्छा होगा, तो इसको भी अंजाम दे दिया जाएगा। तो कहने का भाव ये था कि कल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस तरह से वोटर लिस्ट में छंटनी के इस अभियान को एक खुली छूट दे दी गई है, वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। जो बुनियादी इस उसूल लोकतंत्र का होता है कि वोटर सरकार को चुनता है, सरकार वोटर को नहीं चुनती है, वो उसूल अब पलटा जा सकता है, उसका शीर्षासन होने की आशंका है। योगेंद्र जी, आप ये कह रहे हैं कि जो बिहार में बीजेपी को, एनडीए को बम्पर जीत मिली, उसकी वजह एसआईआर थी। पश्चिम बंगाल में जो जीत मिली वो एसआईआर उसकी वजह थी। 2 करोड़ से ज़्यादा नाम तो यूपी में भी कटे योगेंद्र जी, वहाँ भी एसआईआर में 2 करोड़ से ज़्यादा नाम कटे, और सभी मिक्स्ड हैं। वो हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैंने बिहार चुनाव के बाद टिप्पणी की थी, पश्चिम बंगाल के बाद भी की थी। मैंने बिहार चुनाव के बाद बिल्कुल खरी भाषा में, सिंपल भाषा में कहा था, हाँ इन्होंने खूब गड़बड़ी की, लेकिन गड़बड़ी ना भी करते तब भी बीजेपी जीतती, बीजेपी एनडीए जीत रहा था। इसी तरह से मैं ये भी कहता हूं, आसाम में डिलिमिटेशन के माध्यम से बहुत हेराफेरी की गई, लेकिन अगर वो हेराफेरी ना भी होती तब भी बीजेपी जीतती, क्योंकि सच्चाई है, वो बात कहनी चाहिए। बंगाल में जो हुआ वो अभूतपूर्व था, क्योंकि बंगाल में देखिए बाकी सब राज्यों में नाम कटे, लेकिन काटते वक्त बिल्कुल टारगेटिंग की हो इसका प्रमाण नहीं मिला। बिहार में भी ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि किसी एक जाति विशेष के नाम काटे हो, ऐसा नहीं था। ये बंगाल में पहली बार इसका प्रमाण मिला कि भाई सीधे सीधे आपने टारगेट किया, इन लोगों को काटना है, और काट दिया। तो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट यदि कह देता कि ठीक है एसआईआर कर सकते हो, आपको अधिकार है, लेकिन आपको फला मर्यादा का पालन करना पड़ेगा, फला चीजों का, पारदर्शिता का, आप 5-7 अगर सुप्रीम कोर्ट बंदिश लगा देता तो मैं समझता कि चलिए इनकी मनमानी पे छूट लग गई है, बाकी कर सकते हैं। करना तो था ही, ये तो स्पष्ट था। जो पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस केस को एड्रेस कर रहा था, उससे स्पष्ट था कि सुप्रीम कोर्ट एसआईआर की परमिशन तो देगा, लेकिन ये उम्मीद थी कि परमिशन देते वक्त कुछ मर्यादा तय कर देगा कि करेंगे तो आप फला फला चीज करेंगे, आपको पारदर्शिता बरतनी होगी, आपको सेफगार्ड बताने होंगे, हर व्यक्ति को अपील का अधिकार देना होगा, और ये सारा मामला चुनाव से कुछ महीने पहले पूरा हो जाना चाहिए, ताकि किसी को ये ना रहे कि भाई मेरा वोट देने का अधिकार छीना गया चुनाव से पहले।
ये न्यूनतम की व्यवस्था भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं कि अब जो है ये बिल्कुल सरकार वोटर को चुनेगी, इसके लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। ये हो सकता है कल ना हो, ऐसा नहीं कि बीजेपी हर चुनाव में ऐसा करने लग जाएगी, लेकिन जहां फंसी होगी, जहां 2-5% से चुनाव जीतने का खेल होगा, वहां इस तरह के मेथड इस्तेमाल किए जाएंगे। इसकी आशंका अब बंगाल को देखने के बाद बहुत स्ट्रांग हो गई। योगेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये भी था कि जब एसआईआर की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में शुरू हुई तो बड़े पैमाने पर वहाँ पर अवैध रोहिंग्या मुसलमान, जो कि बॉर्डर की स्थिति आपको पता है, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल का परिदृश्य क्या है, किस तरह का है, तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम वोटर्स वो भी थे जो फर्जी आईडी कार्ड, फर्जी कागज़ बनाकर वहाँ रह रहे थे बहुत टाइम से। और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद बड़े पैमाने पर अपने आप पलायन हो रहा था। वो तस्वीरें हमने मीडिया ने दिखाई, हमने वहाँ पर रिपोर्ट भी की जाके, योगेंद्र जी, ये जानने के लिए कि भाई अभी तो बीजेपी ने सख्ती की नहीं है, अभी तो प्रक्रिया, अभी डिटेंशन सेंटर नहीं बने, ये लोग भाग क्यों रहे हैं? तो पता चला कि वो सारे लोग थे जो अलग अलग मुल्कों से दाखिल हुए थे बॉर्डर से और यहाँ पर अवैध तरीके से 15-20 सालों से रह रहे थे। तो एसआईआर में कम से कम ये तो जरूर हुआ होगा योगेंद्र, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट भी हैं, आप भले यहाँ पे बतौर याचिकाकर्ता मेरे साथ बैठे हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन आपने जो जो चीजें प्रिडिक्ट की थी पुराने चुनाव में वो सब सटीक हुई हैं, हमने देखी है अपनी आंखों से। तो आपको ये आपको बिल्कुल यही लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट काटने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया हुई? पश्चिम बंगाल में अवैध जो मुसलमान रह रहे थे बांग्लादेश से आकर, क्या उनको हटाने में, उनको इरेडिकेट करने में ये मदद नहीं मिली एसआईआर से? मैं 2-3 चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि इस देश में अवैध विदेशियों की समस्या है, इससे कोई व्यक्ति इंकार नहीं कर सकता। किसी ने भी बॉर्डर एरिया में जाके घूमा हो, देखा हो, अवैध विदेशियों की समस्या सबसे ज्यादा किस इलाकों में है? सबसे पहले आसाम में, उसके बाद त्रिपुरा में, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ये सारी दुनिया जानती है, तथ्यों से इंकार करने का कोई फायदा नहीं। और ये रोहिंग्या नहीं है, ज्यादातर बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। अगर आप अवैध विदेशियों को पकड़ना चाहते हैं, चुनाव आयोग करना चाहता है, तो मेरे 2 सवाल हैं। पहले तो ये कि भाई पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार केंद्र में है, पिछले 7 साल से अब माननीय अमित शाह जी इस देश के गृह मंत्री हैं। विदेशियों को तय करना किसी राज्य सरकार का काम नहीं है, केंद्र सरकार का काम। ये शुभ कार्य पिछले 7 सालों में क्यों नहीं हुआ, पिछले 12 साल में क्यों नहीं हुआ? आप जरा सोचिए इसके ऊपर। कोई राज्य सरकार रोक नहीं सकती। कल को यदि केंद्र सरकार कह दे कर्नाटका में ये 10,000 लोग विदेशी हैं, कर्नाटका की कांग्रेस सरकार चाहे भी तो रोक नहीं सकती उसको। नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग चलिए शुभ कार्य करना चाहता था, कहां से शुरुआत होनी चाहिए थी? आसाम से। आसाम में सबसे ज्यादा विदेशी हैं और आसाम देश का एकमात्र वो राज्य है जहां विदेशियों की शिनाख्त हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत हो चुकी है। तो अमित जी आप कहेंगे ना भाई सबसे पहले तो ये आसाम में होना ही चाहिए। आपको एक बात पता है, पूरे देश में एसआईआर हुआ है, केवल और केवल आसाम में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है आप सोचिए। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं आपकी और आपके दर्शकों की सुविधा के लिए। क्योंकि आसाम में 19 लाख विदेशी पाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, और 19 लाख में से केवल 7 लाख मुसलमान हैं, 12 लाख हिंदू हैं। मतलब अगर आसाम में शिनाख्त हो जाती विदेशियों की तो बीजेपी का वोटर ज्यादा कट जाता, और वो नहीं करना चाहते थे। तो भाई इनको विदेशियों का कोई मतलब नहीं है। बिहार में इतना हल्ला हुआ, विदेशी यहां सीमांचल में रोहिंग्या, बांग्लादेशी, मुझ जैसे लोग आखिरी दिन तक चिल्लाते रहे कृपया उनकी सूची जारी कर दीजिए, कृपया, चलिए सूची नहीं आप आंकड़ा तो जारी कर दीजिए, बता दीजिए हमने बांग्लादेश, हमें बिहार में 65 लाख नाम कटे ना, रोहिंग्या विदेशियों के नाम पे कटे, बता दीजिए 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख हमें मिले विदेशी, आंकड़ा तो जारी कर दीजिए। आज तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि इनफॉर्मली आंकड़ा यह है कि कुल 500 मिले और उन 500 में से 350 नेपाली थी, हिंदू थी, महिला थी। ये सब आंख में धूल झोंकने के लिए है। और ये जो पिछले 3-4 दिन से रिपोर्ट आ रही है, जो बिल्कुल सही रिपोर्ट है, कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कहते हैं कि विदेशी भागो नहीं तो हम तुम्हें डालेंगे। और बहुत से लोग जो कि अवैध रूप से भारत में आए थे वो भाग भाग के बॉर्डर पे जा रहे हैं। बिल्कुल, मैंने भी वो तस्वीरें देखी, मैंने वो रिपोर्ट भी देखी।
पर्सनल इंटरव्यू भी देखे, मुझे अभी तक उनमें से एक भी इंटरव्यू नहीं मिला ऐसे व्यक्ति का जो कहे कि मेरे पास आधार कार्ड है, मैं वोटर लिस्ट में भी था, मेरे पास ये भी एग्जैक्टली दस्तावेज है। एग्जैक्टली वो इनफैक्ट कह रहे हैं कि मेरे पास कोई दस्तावेज है नहीं। नहीं है। तो भैया इसका एसआईआर से क्या मतलब है फिर? एसआईआर से तो कोई मतलब नहीं है ना इसका। जो भारत में अब एक अवैध विदेशी रह रहा है, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, जो वोटर लिस्ट पे नहीं है, जाहिर है, पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, तो फिर ये तो अमित शाह जी का मामला है। इसके अंदर चुनाव आयोग कहां से आया, एसआईआर कहां से आया, इसका मतलब क्या है? ऑल राइट, और अमित शाह जी क्यों अपना काम नहीं कर रहे हैं पिछले 7 साल से? पूछो ना उनसे। ऑल राइट योगेंद्र जी। हकीकत ये है। योगेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। देश के सवाल के स्पेशल एडिशन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त ब्रेक का है।